दोस्तों हमने पिछली क्लास में समझा था जब भी आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के अंदर तीन पोर्शन आ रहे थे। एक तो इकोनॉमी को देखो, नंबर 2 पे आपने इंडस्ट्री का एनालिसिस करना, नंबर 3 पे कंपनी का एनालिसिस करना। तो आज हम इस क्लास के अंदर डिटेल में समझेंगे कि इकोनॉमी को कैसे एनालाइज किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखो कि किसी मुल्क में जीडीपी क्या है, उसके मुल्क की जीडीपी क्या है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी इंक्रीज होती हुई जा रही है या नहीं। जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मुल्क में एक साल के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज दी जा रही हैं उनकी वैल्यू का सम इज कॉल्ड जीडीपी। तो अब जैसे पाकिस्तान में 2022 से 2023 तक 2.8% जीडीपी ग्रोथ रेट था, तो ये एक हायर रेट है, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हेल्दी इकोनॉमी है और एक्सपेंडिंग इकोनॉमी अच्छी की तरफ जा रही है। अगर इसके बरक्स किसी सालों में आप देखते हो कि जीडीपी का जो रेट है वो कम हो रहा है, पिछले साल से इस साल में कम आ रहा है, तो इसका मतलब है इकोनॉमी बेकार होती हुई जा रही है। तो जीडीपी रेट आप देखो। दूसरे नंबर पे आप देखो कि उस मुल्क में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। जैसे इन्फ्लेशन रेट का मैंने आपको बताया था, जब भी ज़्यादा होगा तो इसकी वजह से परचेजिंग पावर जो है वो कम होती हुई जाती है। तो परचेजिंग पावर जब भी कम होती है तो ज़ाहिर है कुव्वत खरीद लोगों की कम होती हुई जाएगी, तो मुल्क की इकोनॉमी डाउन होती है। अब जैसे 2023 में पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 25% था, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। तो ये एक बेकार इकोनॉमी कंसीडर होती है। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा उतनी इकोनॉमी हम कंसीडर करेंगे कि बेकार है। आप इन्फ्लेशन को ईयर टू ईयर कंपेयर करते हुए जाओ। जैसे 2023 में जो है वो 25% था, अगर 2024 में कुछ कमी आती है, जैसे 23% आता, 22%, इसका मतलब है कि इकोनॉमी एक अच्छाई की तरफ जा रही है। अगर 25 से भी ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ओवर द पीरियड आने वाले सालों में इकोनॉमी और बेकार होगी। तो आप ईयर टू ईयर कंपेरिजन करो, जीडीपी को भी कंपेरिजन करो और इन्फ्लेशन को भी कंपेरिजन करो कि किस तरफ जा रही है इकोनॉमी। इससे आपको आइडिया होगा कि इकोनॉमी फ्यूचर में अच्छी होगी या बुरी होगी। नंबर 3 पे आप देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको ये बताएगा कि किसी मुल्क के अंदर कितने परसेंट लोग जो है वो जॉब के काबिल हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली हुई। जैसे पाकिस्तान के अंदर 2023 में अनएम्प्लॉय रेट था 6%। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये ज़्यादा होगा ये इंडिकेट कर रहा होगा इकोनॉमी बेकार है, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा इतना परसेंट। ये इंडिकेट कर रहा होता है कि इकोनॉमी बेकार होती हुई जा रही है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता हुआ जा रहा है ईयर टू ईयर, तो इसका मतलब है फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी अच्छी होगी। चौथे नंबर पे आपने देखना है कि उस मुल्क में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्या पॉलिसी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट ईयर टू ईयर ज़्यादा होता हुआ जा रहा है या इंटरेस्ट रेट ईयर टू ईयर कम होता हुआ जा रहा है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट ईयर टू ईयर ज़्यादा होता हुआ जा रहा है तो इसके दो नुकसान है। एक तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो इसके साथ साथ चलता है, इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। दूसरा इसका नुकसान होता है कि लोग फिर अपना पैसा जो है वो बैंक्स के अंदर रखते हैं, अपने पैसे से कारोबार नहीं करते, क्योंकि इनको बैंक में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होता है। तो फिर इससे कारोबार जो है वो अच्छे खासे असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, लोग कारोबार नहीं करते, अपना पैसा बैंक में रखते, तो कंपनी स्टॉक मार्केट डाउन होती है, इकोनॉमी खराब होती हुई जाती है। जैसे 2023 के अंदर एक हाई इंटरेस्ट रेट था, वो इस वजह से क्योंकि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था, तो 2023 के अंदर जो कारोबार थे वो बहुत स्लो थे। तो इसका मतलब है इकोनॉमी 2023 में बहुत स्लो थी। लेकिन अगर आपको न्यूज़ आती है कि इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता ईयर टू ईयर 2024 में, 2025 में, 2026 में कम होता हुआ जा रहा, तो इसका मतलब ये एक इंडिकेट कर रहा अच्छा साइन है इकोनॉमी के। अच्छा, 5वें नंबर पे आपने देखना है कि गवर्नमेंट ने यानी कि स्टेट बैंक ने मनी सप्लाई कैसी रखी हुई है, बैलेंस रखी हुई है या ज़्यादा नोट छाप रही है या कम नोट छाप रही है। जीडीपी के हिसाब से जो है वो मनी सप्लाई होना चाहिए। फर्ज करो अगर तो स्टेट बैंक जो है वो ज़्यादा नोट छाप देता है और जीडीपी जो है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा और जो है वो गुड्स जो है मार्केट के अंदर कम होंगे। तो गुड्स की डिमांड जब ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा और गुड्स कम है, तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। तो आप बस ये समझना, आप ये न्यूज़ वगैरह में देखना कि मनी सप्लाई जो है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। अगर किसी को डिटेल में समझना मनी सप्लाई क्यों ज़रूरी है तो वो मुझे कमेंट कर दे, मैं बता दूंगा। लेकिन इकोनॉमी एनालिसिस के लिए आप बस न्यूज़ वगैरह में थोड़ी रिसर्च कर लो कि मनी सप्लाई जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से कंट्रोल्ड होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इन लाइन विद जीडीपी होनी चाहिए। इसके बाद आपने देखना है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग किस तरफ है। क्या गवर्नमेंट अपनी जेबें भरे जा रही है या गवर्नमेंट मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। क्योंकि प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब काम करेगी गवर्नमेंट, उसकी वजह से जॉब्स क्रिएट होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बिजनेस बूस्ट होता है। तो आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को भी देखना है। इकोनॉमी एनालिसिस करते वक्त आपने गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी देखनी है कहाँ पर है। इसकी मदद से आप इकोनॉमी एनालिसिस को समझ पाओगे। जैसे अगर आज गवर्नमेंट जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, न्यू प्रोजेक्ट्स पे, फनीस पे, जॉब वगैरह के प्रोजेक्ट्स खर्च कर रही है, तो ये एक इंडिकेट कर रहा है कि अगले 3-4 साल में इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। इसके बाद आपने जो है वो
गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज को भी देखना है कि गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी क्या है बिजनेस से रिलेटेड। मतलब जैसे 2023 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर के ऊपर टैक्स इंसेंटिव दिए, टैक्स को कम किया और बेनिफिट भी दिए ताकि आईटी सेक्टर ग्रो करे। तो आपने टैक्सेशन पॉलिसीज भी देखनी है, कंपनी से स्टॉक मार्केट में बिजनेस से रिलेटेड टैक्स यहाँ रखे हुए हैं, कम किए ज्यादा किए। टैक्सेशन पॉलिसी भी इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा किरदार अदा करती है, तो इसको भी मद्देनजर रखना है आपने। इसके बाद इकोनॉमी को एनालिसिस करते वक्त आपने जो है वो ट्रेड बैलेंस भी देखना है। ट्रेड बैलेंस का मतलब कि मुल्क के अंदर इंपोर्ट ज्यादा हो रही है या एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से इकोनॉमी अच्छी की तरफ जाती है, बेहतरी की तरफ जाती है। लेकिन अगर इसके बरक्स इंपोर्ट ज्यादा हो रही है किसी मुल्क के अंदर, तो इसका मतलब है इकोनॉमी को बहुत चैलेंजेस है, इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो फिर इससे रिलेटेड आपने देखा पॉलिसीज क्या बनानी है। जैसे आजकल पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई है आईटी सेक्टर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उसमें ये पॉलिसी बनाई है कि हम जो है वो एक्सपोर्ट्स को ज्यादा इंक्रीज करें। तो ये भी आपने रिसर्च करनी है, न्यूज वगैरह में देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि पाकिस्तानी रुपी की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सचेंज रेट क्या है। क्योंकि अगर एक्सचेंज रेट ज्यादा होगा मतलब हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी, तो इसकी वजह से ये होगा कि इम्पोर्ट जो है वो महंगी हो जाएगी लेकिन एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी। दूसरे मुल्क हमारे मुल्क से ज्यादा चीजें खरीदेंगे क्योंकि उन्हों के लिए जो है वो ये चीजें सस्ती होंगी। कब होगी? जब डीवैल्यूएशन होगी, हमारी करेंसी की एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाएगा, डॉलर का रेट ज्यादा हो जाएगा। इसके बरक्स अगर डॉलर का रेट कम होता है तो इससे क्या होगा, हमारी इंपोर्ट जो है वो अच्छी होती हुई, इंपोर्ट सस्ती होगी लेकिन एक्सपोर्ट महंगी होती हुई जाएगी। तो एक्सचेंज रेट भी बैलेंस रहना चाहिए नजर रखते हुए कि इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। जैसे मौजूदा टाइम में इंपोर्ट ज्यादा होती है पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस के लिए, तो पाकिस्तानी करेंसी को ये चाहिए कि वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मतलब डॉलर रेट कम होना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रही है हमारे मुल्क में। अब इंपोर्ट की वजह से काफी बिजनेसेस के मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होते हैं तो उनको महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की प्राइस महंगी होती है। तो मौजूदा टाइम में इंपोर्ट ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट कम होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमी को एनालाइज करते वक्त आपने देखना है कि लॉज एंड रेगुलेशन क्या है बिजनेस से रिलेटेड। कहीं पाकिस्तान में बिजनेस करना मुश्किल है या आसान है, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से भी देख सकते हो। जैसे मौजूदा टाइम में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। एक तो वैसे इकोनॉमी डाउन है, तो इस वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई ज्यादा लॉज एंड रेगुलेशन नहीं बनाए हुए बिजनेस के लिए, तो ये एक अच्छी बात है, बिजनेस करना यहाँ आसान है। तो ये भी आपने कानून देखने, रिसर्च करने, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी न्यूज से, रिसर्च से, अखबार वगैरह पढ़ोगे तो वहां से, गूगल से आजकल तो बहुत आसान है कोई भी चीज ढूंढना। के बाद आपने इकोनॉमी को एनालाइज करते वक्त ये भी देखना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि हर गवर्नमेंट जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी अपनी पॉलिसीज बनाती है हर बिजनेस से रिलेटेड। नई गवर्नमेंट आएगी तो नई पॉलिसीज होगी, कुछ पॉलिसीज जो है वो किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रही होती है, कुछ पॉलिसीज किसी दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर रही होती है। जैसे जरदारी आता है तो एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करता है, नवाज शरीफ आता है वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। तो आपने ये सारी चीजें देखनी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अगर तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना, उस हिसाब से आपको एनालाइज करना है इकोनॉमी को।